इसमें हम पॉलिटी का आगे का देखते हैं। संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही विधेयक कानून बन सकता है। अतः राष्ट्रपति की कानून प्रक्रिया में भागीदारी होने के कारण राष्ट्रपति को संसद के गठन में शामिल किया गया है। वर्तमान संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में हुआ था और उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। भारतीय संसद भवन के वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर और इंडिया गेट का राष्ट्रपति भवन का दोनों का और भारतीय संसद का तीनों का एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे वास्तुकार। संसद में प्रतिवर्ष सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। किसी सत्र के अधिकतम न्यूनतम समय का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। अधिकतम गैप है वो 6 मंथ का होना चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव 1 वर्ष के 2 सत्रों का आयोजन बाध्यता है, क्योंकि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम जो गैप है वो 6 माह का हो सकता है। संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। संसद की बैठकों को स्थगित संबंधित राज्य का अध्यक्ष व सभापति करता है। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। किसी भी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। अनुच्छेद 107 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधेयक किसी भी सदन में रखा जाता है और सत्रावसान हो जाता है तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब एक सत्र खत्म हुआ है, अगला सत्र फिर से आएगा तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक समाप्त हो जाता है। अब देखो, कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर, शुरुआत कहाँ से हुई थी? लोकसभा से, और लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो गई, जहाँ से ओरिजिन हुआ था वही खत्म हो गया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। यदि कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है और लोकसभा के पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाती है, ओरिजिन कहाँ से हुआ था? राज्यसभा से, तो ओरिजिन बना हुआ है, उसका जड़ बनी हुई है, तो लोकसभा भले ही खत्म हो गई, अगली लोकसभा आएगी उसमें होगा तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रथम वाचन, इसमें विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है। द्वितीय वाचन, विधेयक को सदन की समिति के पास भेजा जाएगा और विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है। तृतीय वाचन, विधेयक पर सदन की राय जानी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर मतदान भी करवाया जाता है। मतदान तभी कराया जाता है जब पक्ष विपक्ष में लगभग बराबर सदस्य होते हैं। यदि एक सदन से विधेयक पारित हो जाता है तो अगले सदन में जाएगा और अगला सदन भी इसी प्रक्रिया से विधेयक को पारित करता है। अंत में विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बन जाता है। यदि द्वितीय सदन में विधेयक पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो 108 में है। एक सदन न्यूनतम परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। एक सदन विधेयक को पारित कर दे और अगला सदन विधेयक को पारित करने से इनकार कर दे। दूसरा है एक सदन विधेयक को पारित कर दे, अगला सदन उस विधेयक को संशोधन कर दे और पहला सदन जो है वो उसको माने नहीं संशोधन को। एक सदन उस विधेयक को पारित कर दे और अगला सदन अगले 6 माह तक उस पर कोई अपनी न स्वीकृति दे न मना करे। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, 118 में लिखा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का अगर ये लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति बैठक अध्यक्षता करता है और तीनों ही अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति द्वारा नामित वरिष्ठ व्यक्ति क्या करेगा? अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठकों में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। संयुक्त बैठकों से किसी भी विधेयक के पारित करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात उपस्थित सदस्य की संख्या का बहुमत। यदि प्रत्येक विधेयक जिसको राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया है पर संयुक्त बैठकें होने लगें तो राज्यसभा का औचित्य खत्म हो जाएगा। संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयकों पर ही होती है, इसलिए निम्न विधेयकों पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं करवाया जाता है। धन विधेयक 14 दिन बाद यह राज्यसभा से स्वतः पारित हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक, इस पर दोनों ही सदन बराबर शक्ति रखते हैं महाभियोग के प्रस्ताव पर। अब तक 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन हुआ है। 1968
1960 1961, 1978 और 2002। मतलब 1961 1962 में जो चीन युद्ध हुआ उससे पहले कौन सा था? दहेज निवारक अधिनियम। अध्यक्षता की थी अनंतराम आयंगर ने। मतलब 1961 और 1978 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 2002 पोटा, बैंकिंग सुधार और पोटा। अब तक 3 बार हुई है। 3 बार हुई है। दहेज निवारक, बैंकिंग सुधार और पोटा। आतंकवादी निरोधक अधिनियम जीएमसी बालियोगी के निधन के कारण अध्यक्षता की थी। जीएमसी बालियोगी के निधन के कारण अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सैयद ने की थी। तो 1961, 1978 और 2002। ठीक है। इन तीनों ही संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त बैठक अधिवेशन शब्द का संविधान में कोई बैठक उल्लेख नहीं है। संसद की प्रक्रिया अनुच्छेद 118 में है। प्रश्नकाल, संसद की बैठक का पहला घंटा अर्थात 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल होता है। संसद की बैठक 11 बजे शुरू होती है, 11 से 12 प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में सांसद मंत्रियों से 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तारांकित, स्टार अंकित होता है। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं और इनके उत्तर भी मौखिक होते हैं। इन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित, अनस्टार्ड, स्टार्ड अंकित नहीं होता है। यह प्रश्न लिखित होते हैं, उत्तर भी लिखित होते हैं। इन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के पूछने से पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी जरूरी होती है। ऐसा सदन के व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किया जाता है। अल्प सूचना वाले प्रश्न 10 दिन के भीतर सूचना देकर यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न आकस्मिक घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। यह प्रश्न मौखिक लिखित हो सकते हैं, उत्तर भी मौखिक लिखित हो सकते हैं। इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति लेनी पड़ती है। शून्यकाल 12 से 1, 12 बजते हैं मतलब 00। तो 12 से 1 को शून्यकाल, प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल होता है। शून्यकाल में कोई भी सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल केवल भारतीय नवाचार है। शून्यकाल भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। शून्यकाल 12 से 1 तक चलता है। सदन में अव्यवस्था होने पर स्थगित कर दिया जाता है। संसद के सदस्यों की शपथ 1999। संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया प्रतिनिधि दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। संसद के सदस्य अनुसूची 3 के प्रारूप के प्रति संविधान की निष्ठा तथा पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 104 में प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए संयुक्त संसद की बैठकों में भाग लेता है तो प्रति बैठक 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। संसद के सदस्यों की योग्यताएं, 102 में उन प्रावधानों को उल्लेख है जिनके आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई लाभ का पद धारण कर ले, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित हो जाए, दिवालिया हो जाए, भारत का नागरिक नहीं रहने पर, तो ये जो है राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता से ये अयोग्य ठहराता है। और दल बदल के मामले में सदन का अध्यक्ष या सभापति ये अयोग्य जो मतलब सदस्यता है उसको समाप्त करता है। और राज्य में राज्यपाल इनके मामले में 4 मामलों में, और लास्ट वाले में सदन का अध्यक्ष या सभापति। दल बदल करने पर सदस्यता समाप्त करने से पहले निर्णय लेने का अधिकार संबंध सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। दल बदल करने पर सदस्यता समाप्त करने का निर्णय जो है वो जो निर्णय लेने का अधिकार है वो सदन के अध्यक्ष और सभापति द्वारा है। बाकी 4 में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की मदद से करता है। लेकिन अन्य परिस्थितियों में सदस्यता संबंधी निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 103 में चुनाव आयोग की मदद से। सांसदों के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105, संसद में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं संसद में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्त किए गए विचारों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसदीय सत्रों के दौरान सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अपराधी मामलों में गिरफ्तार करने से पूर्व संसद के अध्यक्ष को सूचना देनी होती है। संसद में आने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन की चल रही कार्रवाई को रोककर किसी एक विषय पर किसी एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। न्यूनतम 50 सदस्यों का
किसी भी सदन में। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव न्यूनतम 50 किसी भी सदन में। सदन की चल रही कार्रवाई को रोका किसी एक विषय पर पूरे सदन का ध्यान, एक मंत्री का ध्यान आकर्षण करना तो ध्यान आकर्षण, और स्थगन तो सब पूरे सदन रोककर नाम के प्रस्ताव को पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव लाने से पूर्व न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अविश्वास या विस्तार प्रस्ताव न्यूनतम केवल लोकसभा में, यह दोनों प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास विपक्ष द्वारा और विश्वास सत्ता पक्ष द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। विश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता पक्ष बहुमत साबित करता है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने पर सरकार गिर जाती है। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ JV कृपलानी द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ JV कृपलानी द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में JV कृपलानी द्वारा लाया गया था। अंतिम बार मोदी सरकार के खिलाफ TDP दल द्वारा लाया गया और 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार लाए गए थे। सचिवालय 98 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय होंगे। इन सचिवालय के प्रमुख महासचिव होते हैं। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा सभापति द्वारा की जाती है। वर्तमान कोडम गणपूर्ति 100 में यह प्रावधान है कि दोनों ही सदनों की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगी। गणपूर्ति 1/10 लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25। संसद में बनने वाली महत्वपूर्ण समितियाँ, वित्तीय समितियाँ, यह 3 समितियाँ होती हैं। लोक लेखा समिति लोक के जो लेखे हैं उनकी जांच करती है। इस समिति का गठन 1921 में हुआ था। 1967 में परिवर्तन करते हुए प्रावधान किया गया कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होगा, विपक्ष का सदस्य रहता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस समिति में मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। CAG के द्वारा संसद में रखी गई रिपोर्ट की जांच या समीक्षा करना। और ये हो गया प्राक्कलन या अनुमान समिति। इस समिति का गठन 1950 में प्रारंभ हुआ। कुल सदस्य संख्या 30 सभी लोकसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है और कार्यकाल 1 वर्ष होता है। बजट में विभागों द्वारा रखे गए अनुमानों की जांच करना। यह विभागों के द्वारा रखे गए अनुमानों में कटौती करती है, इसलिए इसे मित व्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का वर्तमान अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। सार्वजनिक उपक्रम लोक उपक्रम समिति, इस समिति को 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर लाया गया। सार्वजनिक या लोक उपक्रम कृष्णा मेनन 1964 में। और कुल सदस्य संख्या 22, 15, 7। इस समिति में मंत्री को शामिल नहीं। 1 वर्ष के द्वारा लोक उपक्रमों के मामलों की जांच करके संसद में रखी गई समिति की जांच करना। ठीक है, लोक उपक्रमों के बारे में जो है वो मित व्ययता समिति है, ये लोक उपक्रम है। 1964 से पहले लोक लेखा समिति करती थी। इसकी जांच 1964 से पहले लोक लेखा समिति करती थी। विभागीय समितियां DRSC, तो मतलब जो ये 1964 में बनी है और ये प्राक्कलन समिति 1950 से ही बन गई थी। और ये वाली सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा 1921 में बनी थी और 1950 से बन गई प्राक्कलन। और लोक उपक्रम जो है वो 1964 से बनी है। विभागीय समितियां DRSC, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, 1993 से इन समितियों का गठन किया गया। और 1993 से पहले किसी विधेयक के सदन में आने पर आनन फानन से संबंधित विभागीय समितियों का गठन किया जाता था। 1993 से नियमित तौर पर 24 विभागीय समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक समिति में कुल सदस्यों की संख्या 31 होती है। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10। इन 24 समितियों में से 16 समितियों का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य तथा 8 समितियों का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य होता है। सदन में रखे गए संबंधित विधेयकों की जांच करना। सदन में रखे गए संबंधित विधेयकों की जांच करना। बजट में रखे गए विभागों के अनुमानों की जांच करना। संयुक्त संसदीय समिति JPC, यह संसद की अस्थायी समिति है
इस समिति का गठन विशेष मामलों की जांच हेतु लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति द्वारा मिलकर किया जाता है। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन इस समिति का गठन लोकसभा राज्यसभा से 2:1 में होता है। अब तक 5 बार यह समिति बन चुकी है। 1987 में बी शंकरानंद की अध्यक्षता में बोफोर्स घोटाला, 1992 में रामनिवास बिरला की अध्यक्षता में हर्षल मेहता, 1999 में प्रतिभूति शेयर घोटाला, 2002 में कीटनाशक पदार्थ की जांच हेतु और 2010 में पीसी चाको की अध्यक्षता में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु फोर्स ने हर्ष के शेयर के साथ कीट और 2G घोटाले की जांच की। फोर्स ने हर्ष के शेयर के साथ कीट और 2G घोटाला, ये क्रम से है। फोर्स ने हर्ष के शेयर के साथ कीट और 2G घोटाले की जांच की। फोर्स ने हर्ष के शेयर के साथ कीटनाशक और 2G घोटाले की जांच की। संसद के कार्य, कानूनों का निर्माण करना। विधेयकों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, रखने के आधार पर, पेश करने के आधार पर और तथ्यों के आधार। पेश करने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी या निजी। जो अगर कोई मंत्री द्वारा रखा जाता है तो सरकारी, और अगर कोई विधेयक अन्य सांसद द्वारा रखा जाता है तो गैर सरकारी या निजी। तथ्यों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य संविधान संशोधन, वित्त विधेयक। सामान्य विधेयक, यह संविधान पहले किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इस सदन विधेयक को दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। इन विधेयकों पर संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक, यह विधेयक पहले किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इस विधेयक को दोनों ही सदनों से पारित होना जरूरी होता है। संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं कराया जाता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 के द्वारा प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता होगी। 42 में से सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति बाध्य कर दी। 44 में से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़कर एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार दिया गया। वित्त विधेयक हैं वो 2 तरह के, 110 और 117। 110 में परिभाषित वित्त विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। 117 सामान्य वित्त विधेयक के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो सामान्य विधेयक के साथ किया जाता है। यह किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। संयुक्त बैठकें हो सकती हैं। धन विधेयक, अनुच्छेद 109 में यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा से पारित धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा इसको 14 दिन रोक सकती है। अनुच्छेद 109 में यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा। अनुच्छेद 109 में यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा से पारित धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा इसको 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद स्वतः पारित हो जाएगा। 109 में यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा और लोकसभा से पारित धन विधेयक को राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा इसको 14 दिन रोक सकती है, इसके बाद स्वतः पारित हो जाएगा। 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 110 के अनुसार जिस विधेयक में कर लगाने या कर हटाने का उल्लेख हो, कर की वृद्धि करने या कमी करने का उल्लेख हो, भारत को विदेशों से उधार लेने या देने की बात का उल्लेख हो, संचित निधि से धन निकालने जैसी बात का उल्लेख हो। ये 4 बातें। कर लेना है, देखो, कर लगाना है या कर हटाना है, कर में वृद्धि करनी है या कर में कमी करनी है, विदेशों से उधार लेना है या उधार देना है। और देखो, कर लगाना है, हटाना है, वृद्धि करनी है, कमी करनी है, विदेशों से उधार लेना है, देना है, और संचित निधि से धन निकालना है या संचित निधि से धन निकालने जैसी बात का उल्लेख हो, तो उसे धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक को संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते हैं। धन विधेयक को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक ही होगा। संसद के कार्य, बजट को पारित करना। 112 केंद्र के बजट को परिभाषित करते हुए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा। बजट को पेश करना तथा बजट का निर्माण करना कार्यपालिका का कार्य है। बजट को पेश करना तथा बजट का निर्माण करना कार्यपालिका का कार्य है, लेकिन बजट को पारित करना व्यवस्थापिका का कार्य है। बजट एक धन विधेयक है। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग करता है। बजट का निर्माण वित्त विभाग का आर्थिक मामलों का विभाग करता है। बजट का निर्माण, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। बजट मूलतः फ्रेंच भाषा के ब्यूजे
शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट सत्र फरवरी से मई और वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। 265 संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। मंत्रियों द्वारा मांगी गई मांग की जांच प्राक्कलन समिति करती है और कटौती करके उचित राशि प्रदान करती है, लेकिन सभी विभागों की मांग समय पर जांच न होने की स्थिति में उन्हें लेखानुदान दिया जाता है। ठीक है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 संसद मंत्रालय के द्वारा मांगी गई राशि का 1/6 भाग वित्त वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध करवाना लेखानुदान कहलाता है। यह राशि 1 अप्रैल तक अग्रिम भुगतान के रूप में दे दिया जाता है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में इसका प्रावधान है। इस माध्यम से संचित निधि से धन निकालकर मंत्रालयों को आवंटित किया जाता है। इस विधेयक पर संसद की बहस हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। यह भारत व्यय होता है और भारत व्यय पर बहस हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। विनियोग विधेयक भारत में सर्वप्रथम बजट 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में रखा गया था। भारत में सर्वप्रथम बजट 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय पर रखा गया था। 1921 में ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया और 2016 में बनी विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया। बजट एक ही रह गया। 2017 में एक बजट प्रस्ताव पारित पेश हुआ था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुख शेट्टी के द्वारा रखा गया था। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। सर्वाधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने 10 बार और पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया। बजट के अंतिम दिनों में मांगों को गंभीरता से चर्चा न करके उन्हें शीघ्रता से पारित करने की प्रक्रिया को ग्लोटिन कहा जाता है। मार्च रस बची हुई राशि को मार्च के महीने में बिना सोचे समझे खर्च की जाती है। इसे मार्च रस कहा जाता है। विपक्ष के द्वारा 3 प्रकार की कटौती की जाती है। सांकेतिक कटौती इस प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष द्वारा मांगी गई राशि से 100 रुपये की कटौती की मांग करता है। सांकेतिक कटौती मतलब कुछ कटौती हो रही है, तो कितनी हो रही है? 100 रुपये की हो रही है। मितव्ययिता कटौती मतलब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि तुम ज़्यादा खर्च कर रहे हो। इससे विपक्ष सत्ता पक्ष को कम व्यय करने का सुझाव देता है, अर्थात कटौती प्रस्ताव कभी पारित नहीं होते हैं, है ना। और नीतिगत कटौती तो उसमें क्या करे विपक्ष 1 रुपये की कटौती की मांग करता है। सांकेतिक कटौती मतलब उसमें कुछ कटौती हो रही है, कितने रुपए की हो रही है? 100 रुपये की। नीतिगत कटौती मतलब कटौती करने का प्रस्ताव केवल नीति से रिलेटेड है, तो वो अमाउंट से कोई मतलब नहीं है उनको, तो क्या कर रहे हैं वो 1 रुपये की कटौती कर रहे हैं। और मितव्ययिता है, इसमें विपक्ष सत्ता पक्ष को कम व्यय करने का सुझाव देते हैं। यह कटौती प्रस्ताव कभी पारित नहीं होते हैं। संसद का चुनाव संबंधी कार्य संसद के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व राज्यसभा के उपसभापति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। संसद को पद से हटाने संबंधी संसद के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, यूपीएससी व अन्य पीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों, कैग, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष 108 में संयुक्त बैठक है। लोकसभा अध्यक्ष से अध्यक्षता 118 में है और लोकसभा अध्यक्ष करेगा, उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति। संयुक्त बैठक में सभापति वाइस प्रेसिडेंट भाग नहीं लेता है। 110 में धन विधेयक, 111 में धन पर विधेयक पर अनुमति, 112 बजट, 114 विनियोग विधेयक पे बजट उस पर चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता है। और लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, है ना। विनियोग विधेयक, लेखानुदान 1 अप्रैल तक के लिए जो बजट 1 अप्रैल तक के खर्चे के लिए जो पैसा निकालने के लिए अनुमति दी जाती है वो 116 में लेखानुदान है। प्रत्यानुदान और अपवादानुदान ये होते हैं। प्रत्यानुदान कोई विशेष खर्चे के लिए रहता है। 118 प्रक्रिया के नियम है और 107 विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, ये है व्यपगत क्या होगा। और 117 में वित्त विधेयक है। 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए, 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए, लोकसभा में 84 और 47, राज्यसभा में 47, 84, 47।
लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जिनको इनको 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से ख़त्म कर दिया। 332 विधानसभा में SC/ST, 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय ख़त्म कर दिए। एक होता था, राज्यपाल करता था। 98 राज्यसभा लोकसभा के अलग अलग सचिवालय होते हैं। 98 99 संसद के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा 100 गणपूत्री मतदान टाई होने की स्थिति में अध्यक्ष का मतदान होता है। 102 सदस्यों की अयोग्यताएं और 105 सांसदों के विशेषाधिकार। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के नागरिक द्वारा भरा जाता है, जिसका नाम किसी भी लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के नागरिक द्वारा भरा जा सकता है जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। उस सीट का मतदाता होना जरूरी नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी नहीं है। मतलब जैसे इटावा का कासगंज में आके अमापुर में आके चुनाव लड़ सकता है। इटावा का ईटा में लड़ सकता है। लोकसभा में राज्यों की सीटें जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटें जो हैं वो जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। 1971 की जनसंख्या के आधार पर यह 2026 के बाद जनगणना अर्थात 2031 तक अपरिवर्तित रहेंगी। 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 7 में से राज्यपाल है वो भी दो से ज़्यादा राज्यों का एक बनाया जा सकता है। और 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही जो 7वां भाग था उसको निरसित कर दिया। लोकसभा में 500 राज्य प्लस 20 यूटी 520। 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कितनी की गई 520। 31 से 545। गोवा दमन पुनर्गठन के पास 550 प्लस 2 आंग्ल भारतीय 552 में 550 और उसमें से 2 आंग्ल भारतीय। अब वर्तमान में 543 है। 550 मतलब 530 प्लस 20 प्लस 2 तो 2 खत्म हो गई। अब 550 में से 543 है तो 20 में से 19 है, 20 में से 19 है और एक इधर का में 6 तो 524 इधर है। अब मैक्सिमम राज्य 6 जेड के राज्य मैक्सिमम 530, वर्तमान में 524। यूटी में 20 की जगह 19 है। कुल 550 की 543 है। केरल तमिलनाडु में एसटी के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरला तमिलनाडु वर्तमान में लोकसभा में आरक्षण वाले राज्य असम को छोड़कर 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम प्लस गोवा। लोकसभा में आरक्षण वाले राज्य कौन कौन से हैं? असम को छोड़कर 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम प्लस गोवा छोटे छोटे राज्य हैं। यूटी में दिल्ली है। स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। प्रथम एसटी लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा और एक साथ सम्मिलित दोनों सदनों को राष्ट्रपति का अभिभाषण। 87 8-7 दोनों मिलके हैं 8-7। MP सर्वाधिक ST सीटें हैं। संविधान में वर्ष में कितने सत्र चलाए जाते हैं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन 2 सत्रों के मध्य 6 माह से कम अंतर का प्रावधान है। लोकसभा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख है। प्रथम बैठक लोकसभा राज्यसभा की 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की 17 अप्रैल को हो गई थी और राज्यसभा की 3 अप्रैल को हो गई थी। और राज्यसभा की 3 अप्रैल को हो गई थी, लोकसभा की 17 अप्रैल को हो गई थी, है ना। 13 अप्रैल 3 अप्रैल राज्यसभा, 17 अप्रैल 3 अप्रैल राज्यसभा, 17 अप्रैल लोकसभा और 13 मई 1952 संयुक्त बैठक लोकसभा प्रथम बैठक हुई लोकसभा राज्यसभा की। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। 5वीं लोकसभा थी वो जो 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 से 1977 तक चली थी। 5वीं लोकसभा थी। 6 वर्ष का कार्यकाल था। लोकसभा के कुल सदस्यों के 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। 44 में से फिर 5 वर्ष कर दिया। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के
बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। ठीक है, स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग मत बराबर टाई करने की स्थिति में करता है। अनुच्छेद 100 में है ये। और प्रथम एसटी लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा लोकसभा सचिवालय सीधे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। विपक्ष का नेता मान्यता 1969 में मिली। और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए 10% सीटें मिलना अनिवार्य है। मतलब राज्यसभा अनिवार्य है। ठीक है, कुल सदस्य संख्या राज्यसभा में कितनी है? 250, जिसमें 238 और 12। अब वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो मनोनीत तो पूरे होंगे। संख्या कहाँ है कम? 5 की कम कहाँ है? 233। वहाँ पे 550 प्लस 2, 2 खत्म हो गए, 550, जिसमें 530 प्लस 2 है। अब जो 530 है उसमें से 6 कम है, 524 है, और 20 में से 1 कम है, 19 है। मतलब 530 में से 524 हैं और 20 में से 19 हैं, तो कुल मिला के 543 है 550 में से। अभी प्रेजेंट में लोकसभा राज्यसभा की सीटों के निर्धारण का आधार जनसंख्या है। राज्यसभा लोकसभा सीटों की दोनों की सीटों के निर्धारण का आधार जनसंख्या है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का समाधान न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकार है। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उस राज्य की मतदान सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। न लोकसभा न राज्यसभा, उस राज्य की भी ज़रूरी नहीं है, और वो कहीं भी हो, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मोदी हैं, वो वहाँ लड़ रहे, गुजरात से यूपी में लड़ रहे चुनाव, तो राज्यसभा उपस्थित है। मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए लोकसभा को अधिकृत कर सकती है। 249 राज्यसभा में बजट पर चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता है। संसद के अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और संसद का सचिवालय, इस संसद का सचिवालय कहलाता है। 60 दिन की अवधि का संसद विधानसभा के सभी अधिवेशनों में अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहने पर सदस्य की सदस्यता चली जाती है। सदन की सदस्यता चली जाती है 60 दिन तक। अब 60 दिन की अवधि तक संसद विधानसभा के सभी अधिवेशनों में अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहने पर सदस्यता चली जाती है। और 4 दिन से अधिक स्थगन या सत्रावसान शामिल नहीं होता है। ठीक है, और भारत के संविधान में लाभ का पद नहीं है। भारत के संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। बजट सत्र पारित होने की प्रक्रिया, बजट की प्रस्तुति होगी। ठीक है, सबसे पहले तो बजट की प्रस्तुति होगी, फिर उस पर आम चर्चा होगी, फिर अनुदानों की मांग होगी। तो सबसे पहले बजट रख दिया तो उस पर आम चर्चा होगी, है ना, हम ऐसे करेंगे। उसके बाद अनुदानों की मांग होगी, है ना। और ऐसा थोड़ी अनुदानों की मांग कर दी तुमने, क्या होगा? बजट की प्रस्तुति, फिर आम चर्चा, फिर बाद में अनुदानों की मांग, और उसके बाद फिर विशेष चर्चा चलती है। काम रोको प्रस्ताव भारत की देन है।